हेलो ब्लेड लर्नर्स एंड वेलकम। आज हम साइकोलॉजी का वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे लेकर स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी और हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कई स्टूडेंट्स इस चैप्टर को डिफिकल्ट मानते हैं, बट यू नो व्हाट, ये सबसे लॉजिकल और हाई स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक है अगर आप इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को ठीक से पकड़ लें। और आज हम वही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। अपने फाइनल एग्जाम से ठीक एक दिन पहले का टाइम याद कीजिए। वो पेट में होने वाली गुड़गुड़ी जिसे हम बटरफ्लाइज कहते हैं, हाथ ठंडे पड़ जाना और वो एक टेंशन की पेपर कैसा आएगा, हम सब ने ये फील किया है, राइट? ये एक तरह की एंग्जाइटी है, एक तरह का स्ट्रेस। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। तो यही हमें इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर लाता है। हम वो लाइन कहाँ ड्रॉ करें? कब एक नॉर्मल टेम्पररी फीलिंग एक परसिस्टेंट लाइफ डिस्ट्रप्टिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाती है? देखो, फर्क 3 चीजों में है। नॉर्मल एंजाइटी टेम्पररी होती है, एग्जाम खत्म, टेंशन खत्म। ये एक रियल रीजन पर बेस्ड होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको अपनी लाइफ जीने से नहीं रोकती। वहीं दूसरी तरफ एक डिसऑर्डर परसिस्टेंट होता है, अक्सर सिचुएशन के प्रोपोर्शन से कहीं ज्यादा होता है और आपकी डेली लाइफ में इंटरफेयर करने लगता है। इस लाइन को समझना ही इस चैप्टर को मास्टर करना है। तो साइकोलॉजिस्ट इस लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। इसे आप एक प्रोफेशनल टूलकिट की तरह सोचिए, जिसे ये डिटर्मिन करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई बिहेवियर एबनॉर्मल है या नहीं। इस फ्रेमवर्क को कहते हैं द 4 Ds। और आपके एग्जाम्स के लिए इस इंट्रोडक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये रहे वो 4 Ds: डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। इन 4 शब्दों को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये एक साइकोलॉजिस्ट की चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं। किसी भी बिहेवियर को पोटेंशियली एबनॉर्मल कंसिडर करने के लिए उसमें इनमें से एक या एक से ज्यादा डी का होना जरूरी होता है। चलिए अब एक एक को डिटेल में समझते हैं। हमारा पहला डी है डिवियंस। सिंपल शब्दों में डिवियंस का मतलब है नॉर्मल से अलग होना। ये किसी भी ऐसे बिहेवियर, थॉट या इमोशन को रेफर करता है जो सोसाइटी के रूल्स या नॉर्म्स के खिलाफ जाता हो। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है सोशल नॉर्म्स। जो चीज़ एक कल्चर में नॉर्मल मानी जाती है हो सकता है दूसरे कल्चर में डिविएंट हो। इसीलिए डिवियंस के साथ कॉन्टेक्स्ट हमेशा सबसे ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कोई एक एकदम शांत लाइब्रेरी में जोर जोर से खुद से बातें कर रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बिहेवियर डिविएंट है क्योंकि ये वहाँ के शांति के नॉर्म को तोड़ रहा है। लेकिन अगर वही इंसान एक मंदिर में जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है तो क्या वो डिविएंट है? नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल गया, नॉर्म बदल गया। सो डिविएंस हमेशा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रेस। ये बहुत क्रूशल है क्योंकि सिर्फ अलग होना या एबनॉर्मल होने के लिए काफ़ी नहीं है। उस बिहेवियर की वजह से उस इंसान को या उसके आसपास के लोगों को सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस यानी कि तकलीफ, परेशानी होनी चाहिए। डिस्ट्रेस का मतलब है वो अंदर की तकलीफ, वो गहरी बेचैनी या चिंता का एहसास। चलिए अपने एग्जाम वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। एग्जाम से पहले की टेंशन थोड़ी डिस्ट्रेसिंग होती है, पर वो मैनेजेबल है। अब एक ऐसी चिंता इमेजिन कीजिए जो आपके साथ 24 घंटे है, इतनी ज्यादा कि आप और कुछ सोच ही नहीं पा रहे। वो है क्लिनिकल डिस्ट्रेस। वो बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट और अपसेटिंग होता है। सो बेसिकली डिस्ट्रेस बिहेवियर की वजह से होने वाला पर्सनल दुख या तकलीफ है। हमारा तीसरा डी है डिसफंक्शन। और प्लीज इस अगले शब्द को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम्स के लिए गोल्डन कीवर्ड है, मैल अडेप्टिव। डिसफंक्शन का मतलब है कि बिहेवियर आपकी डेली लाइफ में रुकावट डाल रहा है। आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे स्कूल में हो, काम पर या अपने रिश्तों में। वो बिहेवियर आपको लाइफ की डिमांड से अडेप्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसीलिए हम उसे मैल अडेप्टिव कहते हैं। आपकी बुक का एक क्लासिक एग्जाम्पल है फोबिया। मान लीजिए किसी को छिपकलियों से इतना ज्यादा, इतना इर्रेशनल डर लगता है कि वो अपने ही कमरे में घुसने से मना कर दे। ये डिसफंक्शन का एक क्लियर केस है। उनका डर अब सिर्फ एक डर नहीं रहा, वो उनकी डेली लाइफ और रूटीन को डिसरप्ट कर रहा है। उनका बिहेवियर मैल अडेप्टिव हो चुका है। आखिरी डी है डेंजर। इसका मतलब है कि बिहेवियर उस इंसान के लिए या दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डेंजर इन्वॉल्व नहीं होता।
ज़्यादातर लोग जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते, लेकिन क्योंकि कुछ केसेस में हार्म का पोटेंशियल होता है, इसीलिए ये वो उन 4 फैक्टर्स में से एक है जिन्हें प्रोफेशनल्स कंसिडर करते हैं। डेंजर के क्लियर एग्जाम्पल्स हैं सुइसाइडल थॉट्स, जहां एक इंसान खुद के लिए खतरा बन जाता है, या फिर गुस्से में आकर हमला करना जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। ये साफ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है। तो एक बार रिकैप करें, ये 4 Ds डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर का कॉम्बिनेशन ही एबनॉर्मल बिहेवियर की एक पूरी पिक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो ये 4 Ds का साइंटिफिक फ्रेमवर्क आज हमें बहुत लॉजिकल लगता है ना? लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। इन इश्यूज को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बदली है। अपनी मॉडर्न व्यू को पूरी तरह अप्रिशिएट करने के लिए ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि लोग पहले इस बारे में कैसे सोचते थे। चलिए हिस्ट्री में एक छोटा सा सफ़र करते हैं। अगर हम एंशिएंट ग्रीस में वापस जाएं, तो हिपोक्रेटिस जैसे थिंकर्स ने पहले बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दी थीं। उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स प्रपोज की, जिसमें उनका मानना था कि शरीर के 4 फ्लूइड्स ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लेम के इम्बैलेंस से सारी बीमारियां होती हैं, मेंटल बीमारियां भी। फिर मिडिल एजेस आते आते नजरिया एकदम बदल गया। अंधविश्वास और डीमोनोलॉजी हावी हो गए और एबनॉर्मल बिहेवियर को अक्सर बुरी आत्माओं या शैतानी ताकतों का काम माना जाने लगा, जिससे विच हंट्स जैसी ट्रेजिकल घटनाएं हुई। रेनेसांस के दौरान ही सोच फिर से बदलनी शुरू हुई। सेंट ऑगस्टिन जैसे राइटर्स ने मानसिक पीड़ा और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के आइडियाज को एक्सप्लोर किया, जिसने मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरीज के लिए एक नींव रखी। ओके, तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी। आप समझ गए हैं कि अबनॉर्मैलिटी क्या है और हमारी सोच कैसे इवॉल्व हुई है। अब चलिए सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। आप इस सारी नॉलेज को लेकर अपने एग्जाम में एक परफेक्ट हाई स्कोरिंग आंसर कैसे लिख सकते हैं। लेट्स क्रैक द कोड। ये हैं वो मैजिक वर्ड्स, वो की वर्ड्स जिन्हें एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढ रहा होता है। जब भी आप एबनॉर्मल बिहेवियर डिफाइन करें, आपको मैल एडेप्टिव बिहेवियर टर्म यूज करना ही करना है। 4 Ds को एक्सप्लेन करते वक्त डिविएंट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स और डिस्ट्रेसिंग टू सेल्फ और अदर्स जैसे पूरे फ्रेजेस यूज करें। और क्लिनिकल फीचर्स या डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस जैसे टर्म्स यूज करने से आपके आंसर को एक प्रोफेशनल टच मिलता है। इन्हें अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कीजिए। और ये रहा इस टॉपिक पर किसी भी आंसर के लिए एक परफेक्ट पावरफुल ओपनिंग लाइन का एग्जाम्पल। ये सेंटेंस इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि एक ही लाइन में आपने 2 चीजें कर दी। पहला, आपने गोल्डन कीवर्ड मैलएडेप्टिव यूज किया। दूसरा, आपने पूरे 4 Ds फ्रेमवर्क को समराइज कर दिया। ये एग्जामिनर को तुरंत सिग्नल देता है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ऐसी शुरुआत से एक बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। तो इसके साथ हमने एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन सेट कर ली है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। आप रोजमर्रा की एंग्जाइटी और एक क्लिनिकल कंडीशन के बीच की उस क्रूशियल लाइन को समझ गए हैं थैंक्स टू द 4 Ds फ्रेमवर्क। ये फाउंडेशन बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो लेंस है जिसके जरिए हम आगे आने वाले सारे मेजर डिसऑर्डर्स को देखेंगे। अब जब हमें ये पता चल गया है कि एक डिसऑर्डर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। हमारे आने वाले सेशंस में हम इसी फाउंडेशन पर आगे बढ़ेंगे और एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, उनके सिम्टम्स, कॉजेज और टाइप्स को समझेंगे। तो क्या आप अगले स्टेप के लिए तैयार हैं? आपसे मिलता हूँ अगले एक्सप्लेनर में। तब तक इन फंडामेंटल्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।